बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पीरियाडिक टेबल एंड व्हाट डज पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी मीन। तो इसका मतलब क्या है पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का और पीरियाडिक टेबल क्या चीज़ है। नाम से जाहिर है कि पीरियाडिक टेबल के जब एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब में हम अरेंज करके एक टेबल का फॉर्म हासिल कर लेते हैं तो उसको पीरियाडिक टेबल कहते हैं। इस टेबल में हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स होंगे। इसकी डिफिनीशन हम कुछ यूँ करेंगे कि द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियड्स एंड ग्रुप इज़ कॉल्ड पीरियाडिक टेबल। फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया। किसी ने एटॉमिक मास पे और किसी ने एटॉमिक नंबर पे। आजकल जो पीरियाडिक टेबल चल रहा है वो सबसे बेहतरीन है, लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल उसको कहते हैं, और वो उसकी बुनियाद क्या है, एटॉमिक नंबर है। वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं पीरियाडिसिटी क्या चीज़ है, पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड पीरियाडिसिटी। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। क्या मतलब है कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब ये है कि अगर हम पीरियाडिक टेबल में ग्रुप में या पीरियड में ऊपर से नीचे आए या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी, पीरियोडिसिटी रिपीट होंगी वही प्रॉपर्टीज़, या ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज़। एक ये नहीं कि एक में एक है तो दूसरे में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, ऐसे नहीं। मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट ग्रुप में लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 शेल है, दूसरे में 2 शेल है, फिर 3 है। ठीक, ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ है। और रिपीटिशन क्या हो रही है कि हर एक के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर हम नज़र डालते हैं कि ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि इसकी क्लासिफिकेशन करें या टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में ले आएँ। सबसे पहले तो यानी 1800 में तकरीबन 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। उस वक्त भी ये थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो गया था हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया, मेटल और नॉन मेटल में, कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। फिर उसके बाद 60 तक 1860 तक तकरीबन इसकी तादाद डबल हो गई थी। ठीक, 67 एलिमेंट्स तकरीबन डिस्कवर हो गए थे। उस वक्त ये जर्मन एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया कि एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में उसने डिवाइड किया और ये कहा कि ये पहला और तीसरा जो है इसका एवरेज अगर हम लें, ये 39 और 7 को अगर हम प्लस कर लें तो इससे आ जाता है 23। तो ये इसका एटॉमिक मास होगा सोडियम का, यानी 3 का ग्रुप होगा, 3 एलिमेंट का ग्रुप। उसमें पहला और दूसरा जो है अगर उसके एटॉमिक मास का हम एवरेज लेंगे तो दरमियान वाला जो है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ये भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, फ़ायदेमंद नहीं था, और चंद एक एलिमेंट को ये कर सकता था। इसके अलावा आगे फिर ये फेल हो गया, फेल तो नहीं, हम उसमें डिस्क्रिपेंसीज, खामियां इसमें आ गई तो इसको फिर छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद मज़ीद न्यूलैंड एक था, उसने ये केमिस्ट्री में भी इसकी दिलचस्पी थी और म्यूज़िक में भी, तो इसने म्यूज़िक को केमिस्ट्री पे अप्लाई किया। वो राग जो होते हैं सारे मा पा धा नी सा,
इस तरह का कुछ सा रे मा पा गा बी सा। तो एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं है कि वो किस तरह से हैं वो राग, लेकिन उन राग में जो आखिरी शुरू में भी सा आता है और आखिर में भी सा आता है। तो सा का पहला नंबर और यानी सा रे सा, ठीक, सा का पहला नंबर और फिर आखिर में भी सा रे नी गा मा पा दा नी सा, तो फिर आखिर में भी सा आ जाता है। तो इसने ये कहा कि हर 8वां एलिमेंट जो है, पहला और 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ आपस में एक जैसी होगी, ठीक। एटॉमिक मास के लिहाज से इसने अरेंज किया, लेकिन ये किया एटॉमिक मास के लिहाज से कि 8वां एलिमेंट जो है वो पहले के नीचे आ गया। यानी इसकी प्रॉपर्टी अगर इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये 8वां जो है ये सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी। फिर अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मिलेगी। यानी कि हर 8वां इसको एक को क्या कहते हैं, ऑक्टेव, ठीक। 8 एलिमेंट का ग्रुप, ये फिर अगले 8 एलिमेंट कहीं से भी आप शुरू करेंगे। अगर इसको 1 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्युमिनियम इसके नीचे आ रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक जैसी होंगी। तो ये कुछ हद तक ये कामयाब था, लेकिन कौन से एलिमेंट तक, जो लाइटर एलिमेंट पे, हैवी एलिमेंट ऐसे यानी कैल्शियम तक ये कुछ हद तक ठीक था। इससे आगे मज़ीद ये इसमें खामियां थी। और जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो फिर इसकी खामियों में और भी इजाफा होता गया। ये फिर इसके बाद एक लूथर, मायर और मेंडलीव आए। इन दोनों ने, एक जर्मन था एक रशियन था, मेंडलीव रशियन था। इसने ये कहा कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो बुनियाद है, उनके प्रॉपर्टीज़ का जो दारो मदार है वो किस चीज़ पर है, उनके प्रॉपर्टीज़ का दारो मदार एटॉमिक मास पे है, ठीक। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पे होता है। तो उसने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया और एक टेबल बनाई। और इसकी खूबी एक ये थी कि इसने ये लिमिटेशन नहीं रखी कि 8वां या पहला या 3 का रेशो, उसने एटॉमिक वेट के लिहाज से इसको तरतीब दिया। नोबल गैसेस भी उसमें आए और इन्होंने एक टेबल बनाया, किसकी बुनियाद पे, एटॉमिक वेट की बुनियाद पे। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये थी कि दरमियान में इन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़े। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 23 है और उस वक्त मौजूद, जब इसने किया था तो मेरे ख्याल में 102 एलिमेंट्स उस वक्त दरियाफ्त हो चुके थे और या इन्वेंट किए गए थे उसमें से कुछ। तो इसने जो दरमियान में जो जगह दी, मसलन 23 और 23 के बाद फिर अगले एलिमेंट का जो उस वक्त मौजूद था उसका लेट सपोज ये था कि 27 या 30 था। तो इसने ये कहा कि ये गैप इसमें ज़्यादा है इन दोनों के दरमियान, तो हो सकता है कि इनके दरमियान में कोई एलिमेंट बाद में डिस्कवर हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएं। तो इसने उस वक्त जो डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट के लिए भी जगह खाली छोड़ी थी, तो इसलिए ये ज़्यादा कामयाब रहा। लूथर मायर जो था उसने भी वो किया था, लेकिन उसने टेबुलर फॉर्म में नहीं किया था, उसने ग्राफ की शक्ल में ऐसे ग्राफ बनाया। यानी उसने कहा कि लिथियम इधर है, सोडियम इस पीक पे है, ये इधर, यहाँ पर जो है ये असेंडिंग आर्डर में, यहाँ पर नॉन मेटल, यहाँ पर डिसेंडिंग में फिर कुछ और, तो हर एक पॉइंट पे कुछ। तो ये ज़रा समझना इसका मुश्किल था, ग्राफिक फॉर्म में था।
तो उसको इतनी पजीराई नहीं मिली जबकि मेंडलीव को, और मेंडलीव के इस पीरियोडिक टेबल को बहुत सराहा गया। इसने ला तश्कील दी, और वो ला क्या दी कि केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी तमाम एलिमेंट के केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर, एटॉमिक मास पर। लेकिन फिर बाद में जेफ्री मोज़ले, ये एक रेडियोलॉजिस्ट था, रेडिएशंस पर मेंडलीव का हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया, वो ज़्यादा कामयाब रहा, उस पर लोगों ने काम किए। तो इसी तरह से एक रेडियोलॉजिस्ट था मोज़ले, यानी मोज़ले था, वो काम कर रहा था रेडिएशंस पर। तो वो एक्स रेज़ को स्टडी कर रहा था, एक्स रेज़ को, और उसने ये देखा जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज़ हैं, यानी अगर हम उस एनोड को चेंज करते जाएंगे तो एक्स रेज़ की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब एक्स रेज़ क्या है ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मोज़ले का काम हम देखेंगे कि किस तरह उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया। उसने ये कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज़ की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने ये कहा क्योंकि वो ये देख रहा था कि अगर एक्स रेज़ की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है तो ये किस वजह से चेंज होनी चाहिए, एटॉमिक मास की वजह से चेंज होनी चाहिए। लेकिन जब उसने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए, तो ये देखा उसने कि ये प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही है एटॉमिक मास की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि प्रोटॉन नंबर की वजह से, एटॉमिक नंबर की वजह से चेंज हो रही है। तो इसलिए फिर उन्होंने ये कहा कि जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका दारोमदार जो है वो किस चीज़ पर है, वो एटॉमिक नंबर पर है। तो उन्होंने ये कहा द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये मोज़ले का ला हुआ, और इस ला पे उन्होंने एक टेबल बनाया, और इस टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल उसको कहते हैं। ये सिर्फ मोज़ले ने इसको तरतीब नहीं दिया, बहुत सारे केमिस्टों ने इस पे काम किया, उसमें बोहर भी शामिल था, उस वक्त के और लोग भी शामिल थे, और आखिरकार वो इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए, जो कि इस शक्ल में हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल आया। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में तरतीब किया गया। ये 8 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हमारे पास ये हैं, और 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। ग्रुप्स क्या चीज़ हैं? ग्रुप हम वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं। जैसे ये एक वर्टिकल कॉलम है तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम है। इसी तरह ये दूसरा वर्टिकल कॉलम, ये तीसरा वर्टिकल, ये चौथा, और 8 वर्टिकल कॉलम हो गए। जबकि इस तरह से हम काउंट करें तो ये 7 पीरियड हो गए। पहले पीरियड में 2 हो गए, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फिर 18। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जगह हमें कुछ ब्लैंक सी नज़र आती है, इसको कुछ नंबर नहीं दिया। अगर गौर करें तो इस पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को कहते हैं ए ग्रुप और दूसरे को कहते हैं बी। ये वाले जो हैं बी ग्रुप एलिमेंट्स हैं और ये ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ए ग्रुप एलिमेंट्स को रेयर एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं या नॉर्मल एलिमेंट्स, जबकि बी ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर अगर इसको मिलाएं और इन दोनों को तो टोटल 18 ग्रुप बनते हैं इसी के साथ। ठीक, आजकल जो है उसमें ये ए और बी ये नहीं देते, डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 4 5 18 तक।
लेकिन हमारे बुक में जो दिया है हम उसको देखेंगे। ये भी ठीक है, नहीं कि ये गलत है, ये भी बिल्कुल ठीक ही है। तो हमारे पास पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया गया होता है। वर्टिकल कॉलम जो है ये क्या चीज़ है, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो जो है ये पीरियड्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टी पीरियडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक साइज। क्या चीज़, एटॉमिक साइज। अगर हम ये देखें तो हर एटम का साइज़ होगा, ये हम कैसे मालूम करते हैं, यानी हमारे पास ये एटम है तो इसका साइज़ आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन जहाँ से होता है उसको हम ये एटॉमिक साइज़। लेकिन एटम का साइज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ होता है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए सेम एटम के साथ और तरह से होगा, किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाएंगे तो और तरह से होगा। तो इसलिए एटम का साइज़ जो है हम उसके रेडियस से मालूम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा इसका साइज़ कांस्टेंट नहीं होता, ये शील्डिंग इफेक्ट और मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से आगे पीछे ये होता रहता है, तो इसलिए इसका ये रेडियस भी इसमें फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जब ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लें तो कुछ हद तक ये कांस्टेंट हो जाता है इनका रेडियस। हमारे पास 3 तरह के वो हो सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस हो गया, आयनिक रेडियस या वंडरवाल रेडियस हो सकते हैं। तो हम कोवेलेंट रेडियस को देख लेंगे कि अगर ये हमारे पास दो एक जैसे एटम है तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ। कोवेलेंट रेडियस क्या है, द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। अच्छा, इस रेडियस का पीरियोडिक टेबल में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम ट्रेंड, ठीक, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज या रेडियस का ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं, डाउन द ग्रुप तो ये साइज़ इंक्रीज़ होता है। डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो ये साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। कैसे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक शेल है, ठीक, फिर लिथियम है तो लिथियम में 2 शेल हैं, हाइड्रोजन का, लिथियम का, ये सोडियम का। इसी तरह जाएंगे तो ये नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं और साइज बड़ा होता जाता है। यानी पीरियोडिक टेबल में हम टॉप से नीचे की तरफ जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज़ क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि इस तरफ से हम जाते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। एक ही शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं एक ही शेल में। अगर इसमें 1 है तो इसमें 2 हो जाएंगे, फिर अगला जो होगा उसमें 3 हो जाएंगे, उसमें 3 हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से अगले में 4 हो जाएंगे। तो ये साइज़ वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, जो लेफ़्ट टू राइट छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा, क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ पर प्रोटॉन, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज़ छोटा होता जाता है और इसी तरह से उसका एटॉमिक रेडियस भी छोटा हो रहा है। अगर हम देखें तो ग्रुप्स और पीरियड में जिस तरह साइज़ ये छोटा होता जा रहा है, तो ये ग्रुप्स हमें क्या बता रहा है, ग्रुप हमें बता रहा है कि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यानी पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वो 1 होगी। दूसरे ग्रुप में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 8वें ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8, ठीक। अब पीरियड नंबर हमें क्या बता रहा है, पहला पीरियड है तो इसमें नंबर ऑफ़ शेल सब में 1 होगा, दूसरे पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल 2 होंगे, तीसरे में 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ़ शेल होंगे। 7वें पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उसके आउटर मोस्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ शेल 7 होंगे। ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर भी साथ में आ गया।
ट्रेंड ऑफ क्या एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज का ग्रुप्स और पीरियड में क्या है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीज हो रहे हैं। अलोंग द पीरियड क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और सेंटर में न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है, तो उसके दरमियान अट्रैक्शन और उस अट्रैक्शन की वजह से साइज कम होता जाता है। इसमें अगला टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन क्या चीज़ है? आयनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड सिंपली आयनाइजेशन, एंड आयनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो आयन बनाने में इस्तेमाल होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एटम है, इसमें 2 है, ठीक, 2, इसमें 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सोडियम है और इससे सोडियम आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसके लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह सेकंड ग्रुप के एलिमेंट अगर हम मैग्नीशियम को ले लें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये 2 प्रोसेस में होता है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम है तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो हमारे पास है 738 किलो जूल पर मोल, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस मैग्नीशियम आयन से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर हमें डबल एनर्जी तकरीबन दरकार होगी 450 किलो जूल पर मोल। ये क्या वजह है? ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो इसमें ये 2, 8 और इधर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इन सब पे इसका असर होता है, यानी इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है 738 किलो जूल पर मोल की एनर्जी के हिसाब से, तो अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस का फोर्स वो जो इस इलेक्ट्रॉन पे यूज़ हो रहा था वो इस पे भी यूज़ होगा। तो इस तरह से ये जो है इसको आज़ादी मिलने के लिए या इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह कि एक शख्स ने 2 बंदों को पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से, तो एक शख्स जब अपने आप को छुड़ाएगा तो उसके लिए कम ज़ोर दरकार होगा, वो एक झटके से अपने आप को छुड़ा लेगा। लेकिन जब उसी तरह से वो दोनों हाथों से एक शख्स को पकड़ेगा तो उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा से ये ज़्यादा होगी। वजह क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस अट्रैक्शन की वजह से इसका साइज़ और छोटा हो जाता है, ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जूँ साइज़ बड़ा होता जाता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। अगर अब हम देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके बहुत करीब है, ठीक, इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। फिर अगर हम लिथियम को ले लें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, पहले में 2 आउटर मोस्ट में, ये एक इसमें यहाँ पर
3 प्रोटॉन, तो ये इससे दूर हो गया, तो इसके मुकाबले में इसको कम एनर्जी। इसी तरह से जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही आसानी के साथ उस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, यानी कम एनर्जी दरकार होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक, जो हम नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उतना ही क्या होगा, वो न्यूक्लियस का असर उस पर कम होगा और कम एनर्जी से हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम पीरियड में देखेंगे, अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो साइज़ छोटा होता जाता है। अलॉन्ग द पीरियड क्या साइज़ छोटा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब होता जाता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इंक्रीज़ होगी और अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिस तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या चीज़ है कि हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं। उसका उलट है कि कोई एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से हम ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के असर से बाहर है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें हम दाखिल करेंगे तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इसके असर में आएंगे न्यूक्लियस तो ये कुछ एनर्जी लॉस करेंगे। ठीक, जितना ये न्यूक्लियस के करीब, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा और उस करीब शेल में ये ऐड होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जितना दूर होगा इससे कम एनर्जी रिलीज़ होगी। ये देखते जाएं, ये न्यूक्लियस के करीब है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, हम ये कहते हैं ये क्या एक एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। When an electron is added to outermost shell, the electron loses its energy, somehow its energy. This energy is called electron affinity. क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दारोमदार एटम के साइज़ पर होता है। अगर एटम का आउटर मोस्ट शेल दूर है तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। अब इसका ट्रेंड हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। तो जितना साइज़ बड़ा होगा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा और एनर्जी रिलीज़ कम से कम होगी। ठीक, कम से कम एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी। लेकिन अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो साइज़ छोटा से छोटा होता जाता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम ये कहेंगे डाउन द पीरियड जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जाएगी और अलॉन्ग द पीरियड ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हम कहते हैं वो पॉजिटिव होती है। वो किस वजह से पॉजिटिव होती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम उसमें ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। इस रिपेलिंग की वजह से अगर इसकी एनर्जी काफ़ी नहीं होगी तो ये इसमें ऐड नहीं हो सकेगा। तो इसलिए